वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। एक वाइफ अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जो वाइफ है वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए अपने सेकंड हस्बैंड से, भले ही जो उसकी फर्स्ट मैरिज है वो अभी तक डिसॉल्व ना हुई हो, उसमें डिवोर्स डिक्री ना मिली हो, तब भी उसको जो है वो मेंटेनेंस उसके सेकंड हस्बैंड से दिलवाई जा सकती है। ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी जजमेंट, पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफ फैक्ट्स को, पूरी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स को समझते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इस पूरे मैटर की। तो ये जो अपीलेंट है जो अभी गई है सुप्रीम कोर्ट में अपनी मेंटेनेंस की जो फाइट है वो लड़ रही है, इसकी सबसे पहले जो फर्स्ट मैरिज है वो 1999 में होती है और 2000 में ये अपना पहला बच्चा वेलकम करती हैं जो कि एक लड़का है। ये यूएस में रह रही थी, लेकिन 2005 में ये वापस आ जाती हैं और जब ये वापस आते हैं तो ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है ये दोनों अलग रहना शुरू करते हैं। फिर फाइनली नवंबर में ये आपस में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। मतलब कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोर्ट में जाके डिवोर्स के लिए नहीं फाइल करते, ना तो म्यूचुअल कंसेंट से और ना ही फाइट करके, बस आपस में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं और जिसके बेसिस पे ये अपनी जो शादी है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके 2 दिन के बाद ही नवंबर 25 को इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और 27 ऑफ नवंबर को जो लड़की है उसके पड़ोस में कोई लड़का रहता था उसके साथ इसने शादी कर ली। तो उसके बाद वो अपनी सेकंड मैरिज में अपने सेकंड हस्बैंड के साथ रह रही होती हैं, लेकिन फिर उस शादी में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो फरवरी 2006 में वो उस मैरिज को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए हैदराबाद के ही किसी फैमिली कोर्ट में मैटर चलाते हैं और उनको डिग्री इजीली मिल भी जाती है, क्योंकि उनकी जो पहली शादी है वो डिसॉल्व नहीं हुई होती और उसी बेसिस पे उनकी जो शादी है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाती है। उनके पास उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डिग्री मिल जाती है। मतलब कि उन्होंने फर्स्ट मैरिज में उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई डिवोर्स नहीं लिया, कोई म्यूचुअल कंसेंट से नहीं लिया, लेकिन ये दूसरी शादी हुई थी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जो सेकंड हस्बैंड होता है वो चला जाता है कोर्ट में और वहां से वो नल एंड वॉइड की डिग्री जो है वो कोर्ट से ले लेते हैं। अब ये जो आपको स्टोरी है ना वो थोड़ी सी फिल्मी जरूर लगेगी। होता क्या है ना कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की स्टोरी ही होती है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि शायद हम फिल्मों में देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक्चुअल में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन जब आप ऐसे केसेस को स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई लोग बहुत ज्यादा ड्रामेबाज हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो 1 फरवरी को वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं इस बेसिस पे कि जो वाइफ है उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है और उस बेसिस पे उनकी जो सेकंड मैरिज उन्होंने करी थी वो वॉइड मैरिज है और उस बेसिस पे उनको डिग्री मिल भी जाती है। लेकिन 14 फरवरी को वो दोबारा शादी कर लेते हैं। मतलब कि 1 फरवरी भी हुई थी जिसमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, 14 फरवरी को वो दोबारा शादी कर लेते हैं और उसके बाद सितंबर में जाके वो अपनी शादी को रजिस्टर भी कर लेते हैं। मतलब उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी आ जाता है, समहाउ वो कैसे न कैसे मैनेज कर लेते हैं चीजों को कि उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर कर ली। उसके बाद उनके घर में एक बेटी भी पैदा होती है, लेकिन 2008 आते आते उनके बीच में फिर से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं और अब इनका जो डिस्प्यूट है वो इतना ज्यादा बढ़ता है कि जो लड़की है वो बाकी क्रिमिनल चार्जेस भी लड़के और उसके घर वालों पे डाल देती है, जैसे कि डाउरी का हो गया, क्रुएलिटी के हो गए, जो भी हमारे पास सेक्शंस हैं तो वो सारे उसके ऊपर जो है वो डाल देती है। और इसके बीच में वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि नाउ 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसी में ही अपनी जो है वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी मूव करती है खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए। और जो फैमिली कोर्ट है वो मेंटेनेंस ग्रांट भी कर देता है डॉटर के लिए भी, और ये जो अपीलेंट है जो भी सुप्रीम कोर्ट में है इनको, मतलब वाइफ को भी जो मेंटेनेंस है वो मिल जाती है। अब जब फैमिली कोर्ट का फैसला आता है मेंटेनेंस को लेकर तो उसको चैलेंज कर देता है जो हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड है, वो हाई कोर्ट में चला जाता है। तो हाई कोर्ट का मानना ये था कि जो डॉटर को मेंटेनेंस दी जा रही है वो तो चलो ठीक है, उसको तो दी जाएगी क्योंकि वो उसका बच्चा है, लेकिन जो वाइफ का मेंटेनेंस थी उसको खत्म कर दिया। इसी बेसिस पे जो हस्बैंड बोल रहा था कि हमारी जो शादी है वो कभी वैलिड शादी नहीं थी, क्योंकि जो वाइफ है उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो कभी डिसॉल्व नहीं हुई और इस बेसिस पे उसकी जो मेंटेनेंस है वो जो हाई कोर्ट है उसको डिसमिस कर देता है।
और इसके बाद ये जो हाई कोर्ट का फैसला था, इसको चैलेंज करते हुए जो वाइफ है वो अपील लेकर पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो फाइनली अब ये जजमेंट आई है। तो मैटर है, ये भी काफी लंबा मैटर चला वैसे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 2012 में फर्स्ट जो है वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डली थी फैमिली कोर्ट में। तो अब आते आते 2025 हो गया जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भी मेंटेनेंस दी जाएगी। अब ये तो ब्रीफ फैक्ट्स थे इस पूरे केस के, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है और जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है, उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हस्बैंड है उसको सब कुछ पता था कि जो उसकी वाइफ है उसकी शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, जो उसकी फर्स्ट मैरिज थी, और उसके बावजूद उसने एक नहीं बल्कि दो बारी शादी करी है। और मतलब पहली शादी उसने करी और उसके बाद उसने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डिक्री भी ले ली। तो उसको लगा कि ये चीज़ तो सही है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, शादी उसकी वहाँ से डिसॉल्व नहीं है, तो मेरे ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। तो उसको ऐसा नहीं है कि जो वाइफ है उसने कभी बताया नहीं था कि उसकी शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, उसको ये चीज़ अच्छे से पता थी और उसके बावजूद उसने शादी करी है, और उसने एक नहीं बल्कि दो बारी शादी करी है। तो वो सिंपल ये चीज़ बोल के कि हमारी शादी वैलिड शादी नहीं है, ये बोल के अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे भाग नहीं सकता। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भले ही वाइफ है उसने डिक्री नहीं ली है डिवोर्स की, लेकिन उसने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है वो अपने आप में एक एविडेंस है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ, जो पहला हस्बैंड है उससे वो अलग रह रही है, उनकी जो शादी है वो उन्होंने डिसॉल्व कर दी है अपने दोनों की तरफ से। तो इट मीन्स कि वो वहां से अलग रह रही है। तो ये अपने आप में एक एविडेंस है कि भले ही उनके पास वैलिड डिक्री नहीं है, लेकिन वो जो एविडेंस है कि हाँ वो अलग हो गए हैं दोनों, उनकी जो शादी है वो एक दूसरे के साथ अब नहीं है और अब उन्होंने जो है वो एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिया है। तो जो सेकंड हस्बैंड था जिसने उसको एक वाइफ की तरह रखा, फिर उनका एक बच्चा भी है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो भले ही उस लड़की के पास एक वैलिड डिवोर्स डिग्री नहीं है उसकी फर्स्ट मैरिज की, लेकिन उसके पास इनफ प्रूफ है जहां ये चीज प्रूव कर रही है कि हाँ भाई मेरी जो फर्स्ट मैरिज थी वो मैंने एक क्लोजर था मेरे पास, मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, हमारा जो वहां पे रिलेशन था वो खत्म हो चुका था, मैं अलग रह रही थी और अब मैं इस पर्सन के साथ जो है वो एक शादी के रिश्ते में रह रही हूं, तो मुझे मेंटेन करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज भी क्लियर करी है कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 125, इसका स्कोप सिर्फ इतना नहीं है कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो चाइल्ड है, चाहे लेजिटमेट है चाहे इलेजिटमेट चाइल्ड है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। कोई बच्चा जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकता मेजर होने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स से कर सकता है, या फिर जो पेरेंट्स हैं अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ ये जो प्रोविजन है वो सोशल वेलफेयर के लिए है। यहाँ पे ये चीज देखी जाती है, यहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि मेंटेनेंस उसको देनी चाहिए, और उस बेसिस पे जो चीजें हैं वो डिसाइड की जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो हस्बैंड है वो सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए या आवारागर्दी करने के लिए उसने उस वाइफ को जो है वो अपने पास रखा है वाइफ बनाकर, और वैसे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तो वो कहने लग गया कि भाई हमारी तो शादी कभी वैलिड थी ही नहीं। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि भाई देखो, जहां पे आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ आपको आवारागर्दी करनी है, मजे लेने हैं, अब जब आपका लगा कि हाँ नहीं बन रही है या नहीं अब इसके साथ रहना है, तो आप बोल दो कि हमारी शादी कभी वैलिड नहीं थी। आपको ये चीज अच्छे से पता थी कि उसकी जो शादी है वो वहां से डिसॉल्व नहीं हुई है, उसके बावजूद आपने जो है वो शादी करी और एक नहीं बल्कि दो बारी करी है। तो यहाँ पे आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपका एक बच्चा भी है, बच्चे को देने के लिए तो चलो ठीक है, वो तो हाई कोर्ट ने भी चीज बोली थी लेकिन यहाँ पे सुधार दी थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों को मेंटेनेंस दी जाएगी वो बिल्कुल सही था। तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं चूक गया है ये चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए कि जो वाइफ है वो भी इंटाइटल्ड है यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। तो ये थी ये पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, एंड आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज का मीनिंग इस तरह से निकाला है कि भले ही आप अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स ना दो, या फिर मतलब जो भी आपकी वॉइड मैरिजेस होती हैं भले ही आप वो कर लो और उसके बाद आप दूसरी शादी कर लो फिर भी आपको मेंटेनेंस मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेंटेनेंस वाले ये मैटर्स होते हैं ना, ये हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कहाँ पे ग्रांट करनी है कहाँ पे ग्रांट नहीं करनी है। अब सोचो कि अगर कोई लड़की जानबूझकर किसी से शादी करे, फिर वहां पे उसने डिवोर्स नहीं दिया, फिर वो आगे जाके शादी कर ले, फिर वहां डिवोर्स नहीं दिया, फिर आगे जाके शादी कर ले, अब ऐसा अगर वो करती जा रही है तब तो वहां पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे ये चांसेस भी होंगे कि जो लड़की है वो एक हस्बैंड से भी क्लेम करिए मेंटेनेंस और दूसरे हस्बैंड से भी क्लेम करिए। हालांकि जो प्रेजेंट केस था इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं थी कि उसने दोनों से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम करी हो, लेकिन
ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो कोर्ट्स को ध्यान रखनी है, वो चीज़ें कोर्ट को देखनी पड़ेंगी कि हाँ, कौन सा जेन्युइन मैटर है और कहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो ग्रांट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। आई होप आपको ये जो पूरी जजमेंट है ये अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और इसके अलावा अगर ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।